नमस्कार दोस्तों बड़े दिनों बाद आज इतिहास की कक्षा प्रारंभ हो रही है पुनः। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतिहास हमने अगर स्टार्ट किया है तो हम पूरा पढ़ाएंगे और पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न छूटे ना। हालांकि थोड़ा सा देर सवेर हो रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतिहास भूगोल सारे विषयों का सिलेबस हम आपको परीक्षा से एक हफ्ते पहले फिनिश करके दे देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत बिल्कुल रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, बहुत जैसे ही हमारा ये काम होता है 10-12 जुलाई तक हो जाएगा, बहुत ही स्पीड से हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक में उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, जैन धर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आया वो है द्वितीय नगरीय क्रांति एवं महाजनपदों का उदय। ठीक है, ये द्वितीय नगरीय क्रांति क्या थी, किस प्रकार से महाजनपदों का उदय हुआ, ये महाजनपद कैसे बने, ये कितने महाजनपद थे, इनका कहां पर वर्णन मिलता है, किस महाजनपद की क्या विशेषता थी। ठीक है, वहां की राजधानी क्या थी, शासक क्या थे, या उसके संबंधित जो भी बातें हैं, या उनका जो आधुनिक क्षेत्र है, यानी कि आजकल आप देख रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय आप समझिए कि पूरे भारत में बल्कि कुछ क्षेत्र हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी था, तो ये सारा क्षेत्र मिला करके यानी पूरा भारत मिला करके सिर्फ 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी कि काफी बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, उनकी जो विस्तार सीमा थी मतलब काफी बड़े क्षेत्र में वो विस्तारित थे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन कौन से वो क्षेत्र थे जो उन 16 महाजनपदों में आते थे, उन सारी बातों को पढ़ेंगे। और जो भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न है या जो प्रश्न आए हैं परीक्षा में या आने की संभावना है, उन सारी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारा जो मूल उद्देश्य ये है, आपको इतिहासकार या विद्वान बनाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी परीक्षा में प्रश्न आए वो सही आपके हो जाएं, आप गलत करके ना आए। ठीक है, क्योंकि हमें आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमें आपको अधिकारी बनाना है, एक ऑफिसर बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टडी नहीं करना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है, टू द पॉइंट स्टडी करना है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है जैसा कि आपने जो है ऋग्वैदिक काल आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या थे, कबीला शब्द आया था। ठीक है, यानी कि लोग जो है छोटे छोटे झुंड में या समुदाय में रहते थे, उसे कबीला नाम दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आप उत्तर वैदिक काल में आए। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो कबीले थे ना वो इकट्ठे होकर के क्या बना लिया, उन्होंने जन बना लिया। ठीक है, यानी छोटे छोटे वो जन बन गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कबीला थे वो क्या हो गए, जन बन गए। कब, कबीला थे ऋग्वैदिक काल में, जन हो गए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे और आगे समय बढ़ा, ये जन क्या हुआ, जनपद बन गए। और बौद्ध जो है, जो बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां तक आते आते ये महाजनपद में कन्वर्ट हो चुके थे। यानी कि बौद्ध काल तक 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। ठीक, इतनी बात आप समझिए कि ऋग्वैदिक काल में कबीला थे, उत्तर वैदिक में जन बन गए, फिर आगे बढ़कर के जनपद हो गए, और बौद्ध काल तक आते आते ये 16 महाजनपदों में ये विस्तारित हो गए थे, या 16 महाजनपदों का उदय हो गया था। और क्या हुआ इस काल में, और ये हुआ कि शासक वर्ग का उदय होने लगा था। यानी कि अब जो राजा वाजा बनने लगे थे, शासक बनने लगे थे, शासक वर्ग का उदय होने लगा था। और क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन होने लगा था, यानी कि मुद्रा प्रचलन में आ गई थी। कैसी मुद्रा थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की मुद्रा इस समय प्रचलन में थी। और व्यापार और वाणिज्य का विकास होने लगा था। ठीक है, यानी कि व्यापार वाणिज्य होने लगा था, लोग खरीदारी करने लगे थे, यहाँ से चीजें वहां भेजी जाती थी, वहां से चीजें मतलब आयात निर्यात की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और लेखन कला का विकास शुरू हो गया था, मतलब कि लोग जो है कुछ ना कुछ लिखने लगे थे, चाहे वो पत्थरों पर हो, चाहे वो सिक्कों पर हो, चाहे वो शिलाओं पर हो, यानी कि कुछ ना कुछ लिखने लगे थे। लोग लेखन शैली के बारे में जानने लगे थे, लेखन शैली का धीरे धीरे विकास होने लगा था। और सुव्यवस्थित कर व्यवस्था भी लागू हो गई थी, जैसे आप व्यापार है, वाणिज्य है, इन चीजों पर क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, मतलब फिक्स था कि इतना कर आपको देना ही है। तो एक जो है पूरी सिस्टम बना दिया गया था, एक व्यवस्था बना दी गई थी कि जो है जो व्यापार वगैरह है, वाणिज्य वगैरह है, उस पर
कर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इन सारी चीजों का विकास हो गया था। ठीक है, तो इसी विकास को क्या कहा गया, आप देखिए आगे मैंने एक यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करिए कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये गंगा यमुना दोआब क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ये गंगा है और ये यमुना है। ठीक है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन सा था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, यानी कि इन सारी चीजों का प्रचलन कहां पर दिखाई दिया, गंगा यमुना दोआब और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में उपरोक्त तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। ठीक है, यानी जो ये शासक वर्ग का उदय हुआ, मुद्रा का प्रचलन होने लगा, लेखन कला का विकास होने लगा, कर व्यवस्था लागू होने लगी और ये जो लोग जो लिखने की शैली जानने लगे, इन सारी चीजों को उदय कहां पर हुआ, ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार के आसपास का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में इन चीजों का विकास होने लगा। इसीलिए इसे कहा गया द्वितीय नगरीय क्रांति। क्योंकि नगर क्या होते हैं, नगर में ये सारी चीजें होती हैं, लेखन कला होती है, मुद्रा होती है, मतलब कि जो हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी, जबकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आए हैं वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, बाकायदा मतलब जो है समकोण पर काटती हुई नालियां, बाकायदा सड़कें, भवन, ये सब कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा वाली नगरीय थी। वैदिक कैसी थी, ग्रामीण थी। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी इस काल की 6वीं शताब्दी में, ये भी जो है द्वितीय नगरीय क्रांति का इसको रूप माना जाता है। जबकि जो प्रथम थी सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता, तो लगभग इससे 1000 साल ईसा पूर्व थी, वो कैसी थी, उसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। किसको, सैंधव सभ्यता को। कैसी थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और जो इस समय यानी 6वीं शताब्दी में जो चीजें विकसित हुई हैं या जिन चीजों का विकास हुआ है, उसे द्वितीय नगरीय क्रांति का नाम दिया गया और साथ ही साथ कहा गया है महाजनपदों का उदय। इसलिए आज का टॉपिक हमारा होगा द्वितीय नगरीय क्रांति। क्योंकि इन सारी चीजों का विकास होने लगा था, इसलिए इसे कहा गया है द्वितीय नगरीय क्रांति। और जनपद से महाजनपद बन गए थे और ये जो 16 महाजनपद है इनका उदय हो चुका था, इसलिए इसको कहा गया है द्वितीय नगरीय क्रांति और महाजनपदों का उदय। ठीक है, आप समझिए होंगे मेरी बात को, कैसे कैसे कहानी बनी, यानी हड़प्पा से लेकर के हम ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और बौद्ध काल होते हुए हम कहां पहुंच गए हैं, महाजनपदों के उदय तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। ठीक है, भले आपने अभी तक कहीं से पढ़ा हो, ठीक है, कैसे पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इनको एक बार जरूर पढ़ लें, हो सके तो इस तरीके की टेबल बना लें, इसको समझने का प्रयास करें कि किस चीज को कहां पर रखा गया है। ठीक है, किसके बारे में कौन सी विशेषता है। चलिए हम एक एक शुरुआत करते हैं। तो पहला कौन सा है, अंग। ठीक है, अंग जो हमारा महाजनपद था, इसकी राजधानी कहां पर थी, चंपा इसकी राजधानी थी। और वर्तमान क्षेत्र कहां पर था, ये जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जनपद है, ये क्या था, इसी को अंग कहा गया था। और इसके बारे में विशेषता क्या है, ये व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था और इस बिंबिसार ने इसको मगध में मिला लिया था। ठीक है, बिंबिसार कहां का राजा था, मगध का राजा था। तो क्या हुआ, बिंबिसार ने उसको जीत करके उस पर जो है कब्जा करके अपने मगध में इसको मिला लिया था। किसको, अंग को। किसने मिलाया, बिंबिसार ने। बिंबिसार कहां का राजा था, मगध का था। ठीक है, और अंग किस लिए प्रसिद्ध था, ये वाणिज्य और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो है अंगराज की या मतलब अंग जनपद की क्या विशेषता थी, वहां का राजा मतलब कौन था, ठीक है, किसने किसको मिला लिया था। दूसरा आता है मगध। ठीक है, मगध की राजधानी कहां पर थी, ये मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, और जो इसका क्षेत्र कौन सा है, पटना और गया, जो बिहार का पटना और गया वाला क्षेत्र है वो उस समय का मगध हुआ करता था। ठीक है, मगध हुआ करता, मगध एक्सप्रेस चलती भी गाड़ी आपको याद होगा, मगध एक्सप्रेस जाती है। ठीक है, तो ये जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, और इसका राजा कौन था, बिंबिसार था, ये सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, दो हो गए। तीसरा है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और इसका क्षेत्र था तिरहुत क्षेत्र था। ये तिरहुत, ये गंगा के जो उत्तर वाला क्षेत्र है इसे तिरहुत क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो आधुनिक जो तिरहुत क्षेत्र है उस समय वज्जी कहलाता था। और इसकी जो विशेषता थी, ये जो वज्जी था ना, ये
कुल 8 संघों का समूह था। ठीक, इसमें कुल मिलाकर के 8 संघ थे, जिसमें से जो विदेह प्रमुख था, बज्जी प्रमुख था, लिच्छवी प्रमुख था। ठीक है, और जो लिच्छवी था ना, लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया परीक्षा में प्रश्न कि लिच्छवी की राजधानी कहां पर थी? वैशाली में लिच्छवी की राजधानी थी। नेक्स्ट है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, जो वाराणसी वाला क्षेत्र आपको पता ही है, कुछ विशेषता इसकी खास नहीं है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और ये जो आधुनिक में फैजाबाद, गोंडा और जो बहराइच वाला क्षेत्र है, इसी को कोसल के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पर एक शहीद महित गांव का भी नाम मिलता है, शहीद महित गांव। ठीक है, तो उसी का जो शहीद महित गांव है, उसे उस समय श्रावस्ती के नाम से जाना जाता था। आधुनिक में एक शहीद महित गांव है। ठीक है, तो शहीद महित, अगर ऐसा कुछ नाम कहीं सुनाई दे आपको, तो आप समझ जाइए कि कोसल राज्य या फिर श्रावस्ती की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्ल। ठीक है, जो मल्ल था ना, ये 2 भागों में विभाजित था, और इसकी राजधानी 2 थी, कुशीनगर और पावा। ठीक है, कौन कौन सी? कुशीनगर और पावा। आपको कुशीनगर पता है कि जो है बौद्ध गौतम बुद्ध का ये परिनिर्वाण स्थल है, और पावा किसका है? ये महावीर स्वामी का परिनिर्वाण स्थल है। ठीक है, और जो क्षेत्र है, ये जो आधुनिक देवरिया आप देख रहे हैं ना, जो गोरखपुर के पास देवरिया महाराज पड़ता है, देवरिया वाला क्षेत्र महाराज के पास पड़ता है, गोरखपुर के पास है देवरिया, तो वो वाला क्षेत्र ना, वो मल्ल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। अगला है वत्स। ये जो आधुनिक कौशाम्बी है ना, इलाहाबाद के पास पड़ता डिस्ट्रिक्ट का कौशाम्बी, ये इलाहाबाद का क्षेत्र था। ठीक है, और ये प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। ठीक है, व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, और इसका शासक कौन था? उदयन इसका शासक है। ठीक है, कौन शासक था? उदयन था किसका? वत्स का। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है ये। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी कहां पर थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अभी जो है ये जो महाभारत काल का जो नगर है ना, ये इंद्रप्रस्थ, ये जो है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है, मूलतः दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र ये शामिल था, और ये महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर में स्थित था। ठीक है, हस्तिनापुर तो खैर अभी भी है, मेरठ के पास हस्तिनापुर जगह पड़ती है, तो अभी भी है ये कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दूसरा है अगला है ये पांचाल। ठीक है, और ये पांचाल था, ये 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, और जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो थी आयच्छन या आयच्छत्र। ठीक है, और जो दक्षिणी पांचाल था, इसकी राजधानी थी कामपिल्य। ठीक है, और इसका क्षेत्र क्या था? बरेली, बदायूं और फरक्काबाद इसका क्षेत्र था, किसका? पांचाल। ठीक है, आपको पता पांचाली, महाभारत में आपने पढ़ा होगा पांचाली किसको कहा जाता था? द्रौपदी को। ठीक है, तो द्रौपदी जो है ये यहीं की मतलब राजकुमारी थी, पांचाल नरेश की। ठीक है, ये बरेली, बदायूं और फरक्काबाद वाला क्षेत्र था। ठीक, और कान्यकुब्ज नामक नगर यहीं पर स्थित था। ध्यान रखिएगा, कान्यकुब्ज नगर, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण वगैरह होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कान्यकुब्ज ब्राह्मण या सरयू पारी, तो जो कान्यकुब्ज नगर है वो यहीं पर स्थित था, इसी क्षेत्र में, यानी कि पांचाल वाले महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट है अवंती। ठीक है, अवंती, ये भी अवंती 2 भागों में विभाजित था, यानी कि उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, तो उत्तरी अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहां थी? महिष्मती थी। ठीक है, महिष्मती, इसका क्षेत्र था मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता था। जो आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वो अवंती के नाम से जाना जाता था उस दौरान। और जो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आई है, मैं आपको बता दूं, जो अवंती का राजा था वो था चंद्रप्रदोत। ठीक है, कौन था? चंद्रप्रदोत था, और चंद्रप्रदोत को क्या हुआ? एक बार पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, तो जो बिंबसार का राज्य वैद्य था जीवक। बिंबसार कहां का राजा था? मगध का राजा था। ध्यान रखिएगा, बिंबसार कहां का राजा है? मगध का राजा है। तो बिंबसार का जो राज्य वैद्य जीवक था, तो बिंबसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंद्रप्रदोत के पीलिया के इलाज के लिए भेजा था, और इनका पीलिया सही हो गया था। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, जो राजवैद्य जीवक था वो किसका वैद्य था? वो था बिंबिसार का, और चंद्रप्रदोत को, जो कि राजा थे कहां के? अवंती के, इनको पीलिया हो गया था, तो इलाज के लिए जो है इसको भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, और जो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र है, जो मथुरा वाला क्षेत्र है, वो वही क्षेत्र था, ब्रजमंडल का क्षेत्र था। नेक्स्ट है चेदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये उस समय चेदी के नाम से जाना जाता था। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, जो चेदी है ये यमुना नदी के किनारे स्थित था।
नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहां पर थी? विराटनगर इसकी राजधानी है। और जो राजस्थान का जयपुर, अलवर और जो भरतपुर है, ठीक है, ये क्या था? ये उस समय मत्स्य के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के तीनों जिले हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं मत्स्य। नेक्स्ट है अस्मक। इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, ठीक है। और ये गोदावरी यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र वाला हिस्सा था। ये जो गोदावरी नदी है आंध्र प्रदेश में पड़ती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे अस्मक के नाम से जाना जाता था। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्मक। ये अस्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक। गोदावरी नदी के आसपास के जो क्षेत्र है उसे अस्मक के नाम से जाना जाता था। राजधानी थी पोतन या पोटली। नेक्स्ट है गांधार। अभी आपने महाभारत देखा होगा, जो एपिसोड चल रहे थे महाभारत के, तो गांधारी जो थे ना, वो कहां की थी? यहाँ गांधार की थी। और ये गांधार कहां पर है? ये उस समय का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था वहां पर ये पड़ता था। ध्यान रखिएगा, गांधारी अफगानिस्तान से आए थे। तो गांधार इसकी राजधानी थी। तक्षशिला, और ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जो पेशावर वाला क्षेत्र है या जो रावलपिंडी वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में ये पड़ता था गांधार राजधानी। तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए तक्षशिला कहां पर है। अगर नहीं पता है तो पता करके बताइए। ये प्रश्न आपके लिए चुनौतीपूर्ण है कि तक्षशिला वर्तमान में कहां पर है, किस राज्य में या किस देश में ये पड़ता है, ठीक है। और जिसका क्षेत्र था पेशावर और रावलपिंडी था। और ये जो था ये यानी कि गांधार और कंबोज, ठीक है। पहले कंबोज के बारे में देख लेते हैं। कंबोज की राजधानी थी हटक या राजपुर, ठीक है। और ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जो राजौरी है या जो हजारा जिले पड़ते हैं, ठीक है, तो उनका ये क्षेत्र था। और ये दोनों गांधार और कंबोज, ये दोनों भारत के बाहर स्थित महाजनपद थे। ये दो ऐसे महाजनपद हैं, गांधार और कंबोज, जो कि भारत के बाहर स्थित थे, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा महाजनपद भारत के बाहर स्थित था, तो कोई विकल्प आप लगाइए, तो कंबोज या फिर गांधार, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो ये जो कंबोज है ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के घोड़े मिलते थे और वहां से घोड़े ला करके लाए जाते थे और बनारस में बेचे जाते थे, ठीक है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कंबोज है वो प्रसिद्ध घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जो अच्छी नस्ल के थे, अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक है, तो उसके लिए प्रसिद्ध था। वहां से घोड़े ला करके बनारस में यानी कि वाराणसी में बेचे जाते थे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उनका वर्तमान क्षेत्र और उनके बारे में विशेष बातें जो उससे संबंधित हैं, ठीक है। अब क्या है? अब इससे संबंधित यानी कि महाजनपद वाले चैप्टर से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं, कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस काल में जो है मतलब महाजनपदों के उदय के समय विविध शिल्पों का उदय होने लगा था, ठीक है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है शिल्प लोग जो है, चाहे कारीगरी हो, चाहे नक्काशी हो या कपड़ा हो, या मतलब बहुत प्रकार के शिल्पियों का या शिल्प उद्योगों का विकास होने लगा था, लोग बनाने लगे थे, ठीक है। और व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, ठीक है, जिसे श्रेणी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे देखिए सुनार हो, लोहार हो, ठीक है, चर्मकार हो, कुम्हार हो, मतलब इस हर जो है व्यापारी ने या व्यवसायी ने अपना अपना संगठन बना लिया था, ठीक है। और इन संगठन को क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया, ठीक है। यानी मान लो सुनार है, सुनार की क्या एक संगठन है, तो उसे कहा गया श्रेणी। ऐसे कुम्हारों का है, चर्मकारों का है, बुनकरों का है, ये विभिन्न प्रकार के संगठन बन गए थे, उनको श्रेणी कहा गया था। और जो श्रेणी का प्रधान होता था उसे सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। श्रेणी का प्रधान कौन होगा? सार्थवाह होगा। और जो बड़े नगर थे, वहां के जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपनी बड़ी श्रेणियां बना ली थी, ठीक है। ये तो जो श्रेणी थी तो छोटे छोटे लोग थी, जो बड़े नगर थे वहां के बड़े व्यापारी थे, तो उन्होंने जो अपनी श्रेणियां बना ली थी उनको बड़ी श्रेणियां कहा गया। और जो बड़ी श्रेणियों का प्रधान होता था उसे कहा गया था महाश्रेष्ठी, ठीक है। अंतर समझिए, जो छोटे छोटे व्यवसायी थे उनकी श्रेणी, ठीक है, उनके प्रधान को सार्थवाह, और जो बड़े बड़े व्यापारी थे बड़े बड़े नगरों में, उनकी जो बड़ी बड़ी श्रेणियां थी, उनकी बड़ी श्रेणी के प्रधान को महाश्रेष्ठी के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो सार्थवाह और महाश्रेष्ठी दो शब्द आएंगे। सार्थवाह छोटी श्रेणियों के लिए, महाश्रेष्ठी बड़ी श्रेणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आगे
मुद्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, यानी मुद्रा का प्रचलन मैंने यहाँ पर बताया ना कि देखिए मुद्रा का प्रचलन हो गया था, ठीक है, और मुद्रा कैसी सिक्के वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता था न्यूमिस्मेटिक्स। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, वहां पर दिखाई नहीं आपको दे रहा होगा, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। ये सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और भारत में जो प्राचीनतम सिक्के थे वो कैसे थे? आहत सिक्के थे, ठीक है, आहत सिक्के। मैं बताऊंगा आपको आहत सिक्के क्या होते, ठीक है। और ये जो आहत सिक्के कब प्राप्त हुए थे? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होना शुरू हो गए थे, ठीक है। यानी कि अगर भारत में प्राचीनतम सिक्कों की बात की जाए या आहत सिक्कों की बात की जाए तो कब प्राप्त हुए थे? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में प्राचीनतम सिक्के, जिनको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था, प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। और ये जो सिक्के हैं ये मुख्यतः किसके बने थे? ये चांदी के बने हुआ करते थे, ठीक है। अब इनको देखिए आहत क्यों कहा गया, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इन पर पेड़, मछली, हाथी, सांड और अर्धचंद्र, ठीक है। इनके क्या मतलब कि जैसे चांदी का कोई मतलब एक छोटा सा सिक्का है, ठीक, उस पर क्या हुआ, एक ठप्पा मार देते थे, ठीक है। तो ठप्पा मारकर जो सिक्के बनाए जाते थे उन पर कुछ छाप दिया जाता था। तो ऐसे ठप्पा मारकर बनाए गए सिक्कों को आहत सिक्के या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता, ठीक है। यानी ठप्पा मारकर बनाए सिक्कों को आहत सिक्के या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था। यानी कि उन पर पेड़ छाप दिया, मछली छाप दिया, सांड, हाथी, अर्धचंद्र इत्यादि जो आकृतियां थी, इनको छापने के लिए उस पर एक ठप्पा मारा जाता था और उसी ठप्पे मारे हुए सिक्के को आहत सिक्का या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मुद्रा की कि किस प्रकार की मुद्रा थी। आहत सिक्कों का या आहत मुद्रा का प्रचलन था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के प्राप्त होने लगे थे, चांदी के बने हुआ करते थे, पेड़, मछली, हाथी, सांड और अर्धचंद्र की प्रतिमा हुआ करती थी, ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए उनको आहत मुद्रा कहा गया या आहत सिक्के कहा गया। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे? तो यहाँ पर बंदरगाह दो प्रकार के मिलेंगे, एक पश्चिमी तट के बंदरगाह और एक आपको पूर्वी तट के बंदरगाह मिलेंगे। तो जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे वहां पर दो बंदरगाह थे, ठीक है। एक था भृगुकच्छ, कौन था? भृगुकच्छ। इसी का दूसरा नाम भड़ौच भी है और इसी का दूसरा नाम बैरीगाजा भी, यानी बंदरगाह एक ही है, नाम तीन है, भृगुकच्छ, भड़ौच या बैरीगाजा, ठीक है। ये अगर तीन नाम मिले तो आप एक ही समझिए कि भृगुकच्छ, भड़ौच और बैरीगाजा ये एक ही है, लेकिन नाम इसके तीन है, ठीक है। और दूसरा था सोपारा। तो ये दो बंदरगाह हैं, ये थे पश्चिमी तट के। और एक बंदरगाह है इसका नाम है ताम्रलिप्ति, ठीक है, ये बंगाल के तट पर था और ये था पूर्वी तट का एकमात्र बंदरगाह, ठीक। बहुत ये ताम्रलिप्ति बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जो ये पूर्वी तट पर था, बंगाल का जो तट है वहां पर ये था ताम्रलिप्ति। तो तीन बंदरगाह थे, दो पश्चिमी तट पर, एक पूर्वी तट पर, ठीक है। अब देखिए जो इस काल की यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बौद्ध पुस्तक है वो मिलती, बौद्ध पुस्तक, इसका नाम है बाबेरू जातक, ठीक है। क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबेरू जातक है, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध काल की पुस्तक है, इस काल में मिलती है। और इस पुस्तक में क्या है, जो मतलब आप भारत से जो मध्य एशिया को कुछ चीजों का निर्यात किया जाता था, ठीक है, बहुत सारी चीजों का निर्यात किया जाता था। तो इस बाबेरू जातक पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि मध्य एशिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोरों एवं कौओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहां से प्रश्न एक बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो मोरों और कौओं को निर्यात किए जाने का उल्लेख कहां मिलता है? बाबेरू जातक पुस्तक में मिलता है। मध्य एशिया को ये मोर और कौवे निर्यात किए जाते थे। ये बौद्ध कालीन या जो है प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक जिसका नाम है बाबेरू जातक, जिसमें मोर और कौओं को निर्यात करने का या वहां पर बेचने का प्रावधान उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहां पर? मध्य एशिया को निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो बाबेरू जातक पुस्तक याद रखिएगा, ये बौद्ध कालीन पुस्तक है। और मोर और कौआ जरूर याद रखिएगा, ये मध्य एशिया को निर्यात किए जाते हैं।
ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ, किस प्रकार से द्वितीय नगरीय क्रांति आई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस बार पढ़ने वाले हम लोग हैं मगध का उत्कर्ष, ठीक है, यानी मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री भी हमने शुरू कर दी है, जल्दी ही क्या हुआ पॉलिटी समाप्त होने वाली है, ज्योग्राफी में लगाने वाले हैं, ठीक है। साथ में साइंस में की भी कुछ चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़िए, ठीक है। बाकी अपने स्तर से भी आप जो भी पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, मैं तो पूरा प्रयास कर ही रहा हूं। चलिए नमस्कार, मिलता हूं अगले वीडियो में।